क्वेश्चंस आते हैं या फिर आप उसको क्वेश्चन पूछते हो तो वो कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब आपके कंटेंट के साथ में बच्चा जुड़ा हुआ है। तो सर की बात के अनुसार हमें अपने कंटेंट को प्लान करना है, तो उसके बाद उसका क्या प्लान करें कि हम जान पाए बच्चों को आ भी गया कि नहीं। वहीं पर ही मैंने एक कंसेप्ट दे दिया, इस पीरियड में पूरा कंसेप्ट चला गया, तो नेक्स्ट पीरियड में इसको जरूर लेके चलूं कि जो कंसेप्ट दिया था उसमें से यहाँ से मैडम तो सामने से पढ़ा रही हैं, हम बैक में हैं तो हमें बैक से बेंच के पीछे वाला हिस्सा भी पार्ट दिखाई दे रहा है, तो हमारे क्या है कि हम यहाँ से पीछे से देखेंगे कोई बच्चा ऐसे नहीं मैडम पढ़ा रहे हो पीछे से बच्चे आपस में ही छेड़छाड़ कर रहे हो, लड़ रहे हो या कुछ हरकतें कर रहे हो, तो शाम बस सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। हाँ बट में तो वो मैडम की तरह एंगेज नहीं है और मैडम को थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा क्योंकि वो काम नीचे नीचे कर रहे हैं, तो फिर हम ये है कि फिर बाद में फीडबैक देंगे तो बताएंगे। हाँ हाँ आप पढ़ा रही हैं तो आपका ध्यान उस तरफ है, यदि आप पूरी कक्षा को जाके हर समय गतिशील रहकर ये देख सकते हो कि मेरे कक्षा के सभी क्या कर रहे हो। एक पॉइंट मैम का आया, आप बोलिए सर। जो ऑब्जर्व कर रहा है वो प्रश्न नहीं पूछेगा, उसका काम तो साइलेंट ऑब्जर्वेशन है। प्रश्न जो अध्यापक पढ़ा रहा है, क्योंकि हमारा विषय जो है भाषा का है, हिंदी है, तो जो अध्यापक पढ़ा रहा है और जो बच्चे उससे ग्रहण कर रहे हैं, दोनों के बीच में संप्रेषण कैसा, अर्थात जितना अध्यापक बता रहा है बच्चे कितना उसको ग्रहण कर पा रहे हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप को क्या बता पा रहे हैं, ये होगा उनका संप्रेषण। तो हम पेडागॉजी ऑब्जर्व करने गए हैं, हम अपने साथी को ऑब्जर्व करने बिल्कुल नहीं गए हैं, पेडागॉजी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और कोई पॉइंट आपका जो आ रहा हो? सेफ्टी में ये अभी पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, साइलेंट ऑब्जर्वेशन सर ने कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं तो हमें कोई इनपुट वहाँ पर नहीं देना है और थ्रू आउट दी क्लास कृपया करके बैठ के क्लास को असहज ना करिए कि एकदम से बैठ के आपका मन नहीं कर रहा है कि ये ना साथी इतना बढ़िया नहीं पढ़ा रहे, मैं ही पढ़ा दूं, मैं थोड़ी सी तब भी आप शांत रहिए, चुपचाप से बैठे रहिए, वहाँ पे कंट्रोल करना है और हम अपने साथी से बाद में हमेशा डिस्कस कर सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या सेम सब्जेक्ट ना हो जो गया है ऑब्जर्व करना। कोशिश करिए अपनी फैकल्टी में, लेकिन आपको लगता है आपने बहुत तारीफ सुनी है, साइंस में सर बहुत अच्छी क्लास लेते हैं और मेरा बड़ा मन है, मैं तो इंग्लिश की हूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग टेक्निक्स पता चल रही है, सब्जेक्ट पे मास्टरी नहीं पता चल रही, पर टीचिंग टेक्निक्स यहाँ मुझे जान पा रही है। ये चीज़ और सर प्रैक्टिकली मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए सर जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, मैडम जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, और आपको ये लगता है जैसे ऑब्जर्वेशन में आप टीचर से बाद में बात कर सकते हैं ना, तो अगली बार आप इनको भी आमंत्रित कर सकते हैं अपनी क्लास में कि आप इस टॉपिक को आप पढ़ के दिखाइए कि कैसा है और उसको फॉलो करें। और मैंने अभी प्लानिंग भी की है, हम बार-बार इनवाइट करते हैं हमारी क्लास में, आइए आप मॉडर्न टीचिंग की तरह से 15 तारीख से हम लोग आपको मॉडर्न टीचिंग की सबके साथ में और अभी मैंने बच्चों के बीच में परसों शायद मैडम आएंगी। कैसे करेंगे, हम बच्चे से पूछेंगे वेरियस साइड से, आगे से पीछे से, कि आप उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, अगर ठीक जवाब आ रहे हैं चारों तरफ से, इसका मतलब कि मैं पूछूंगी जाके, अगर मैं ऑब्जर्व करने आई हूँ तो क्या मैं पूछूंगी? क्या क्लास ऑब्जर्वेशन के लिए आई हूँ और मेरे साथी हैं जिनकी मैं क्लास ऑब्जर्व करती हूँ, क्या मैं बच्चों से प्रश्न पूछूंगी या साथी पूछेंगे जो पढ़ा रहे हैं, मैं ऑब्जर्व करूँ आपकी क्लास में, ऑब्जर्वर नहीं पूछा, ऑब्जर्वर प्रश्न नहीं करें, ताकि बच्चे जो अनकंफर्टेबल हो, जो नया बंदा है, नया टीचर आया है, एक तरह का क्रॉस करो। तो ये है कि हमें क्यों करना है और क्यों नहीं करना। करना इसलिए है कि अगर हम किसी क्लास में जाके बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, तो अपने ऐसा फील होता है, चाहे हम कितने भी अच्छा पढ़ाते हैं, कितने साल से ही पढ़ाते हैं, लेकिन कोई पीछे आके बैठता है तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तो होता है, कोई भी हो, चाहे डीडी सर आए, डायरेक्टर सर कोई भी है। तो हमारा इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि इंसान में फियर का भाव आ जाए या जाए, हमारा मेन मोटिव है उस टीचर से, क्या पता वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता हो, तो हमें उसे सपोर्ट करना है और हमें उससे सीखना है, लर्न करना है। तो इसमें 3 टॉपिक है। पहला है टीचर लर्निंग प्रोसेस। टीचर लर्निंग प्रोसेस के अंदर हमें ये देखना है, क्लास के अंदर मान लीजिए सर की क्लास में 53 बच्चे हैं, तो हम देखते हैं कि सारे बच्चे नहीं होते इन्वॉल्व, भाई कुछ बच्चे किसी और सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे बैठे तो उनका दिमाग कहीं और है, तो हमें सबको एंगेज करना है, ठीक है। हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हमें एग्जाम्पल ऐसा देना है जो डेली लाइफ से हो, कि
कि बच्चा उसको सोच पाए कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तीसरा ये है कि ये नहीं है कि भाई टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, लेक्चर प्लान मेथड से पूरा पढ़ाया उनको चला गया। पूरी जो टीचिंग है वो होनी चाहिए कि बच्चा भी बोले, इंटरेक्शन करे, तो इंटरेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। ये हमें ऑब्जर्व करना है पीयर ऑब्जर्वेशन में। और लास्ट है, जब भी हम कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मतलब पूरी हमने कहानी से सुनाई, फिर लास्ट में उसको समराइज करके शॉर्ट में 5 मिनट में लास्ट में उसको समराइज कर देना है। दूसरा है जी हमारा टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, कि ऐसा माहौल बनाना है क्लास में कि बच्चा क्वेश्चन पूछ पाए। जैसे सर मैं 11th में था, मेरे फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने क्लास में ऐसा खौफ का माहौल बना दिया, तो मैंने ऐसा खौफ का माहौल था कि आते ही 5-7 क्वेश्चन पूछे और बच्चे इतने मेंटली टॉर्चर होते थे, तो सबने उनके पास लगवा दिया ट्यूशन। मतलब उनमें कुछ बच्चे देखे तो नहीं लगवाया, तो मैं भी था, लेकिन पूरी क्लास में हम 35 बच्चों में आरपीवी था, 30 बच्चों में ट्यूशन वाले, 5 बच्चों ने नहीं लगाया। तो हम 5 बच्चों को ये खौफ था कि प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेंगे ना नहीं मिलेंगे। हमने कहा चाहे मिले ना मिले लेकिन ट्यूशन नहीं लगाएंगे। तो ऐसा माहौल था, हम क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकते थे, तो इतना खौफ का माहौल था। तो फ्रेंडली ऐसा एक माहौल होना चाहिए कि बच्चा ऐसा पूछ पाएगी, अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो टीचर से पूछ ले, ऐसा माहौल होना चाहिए। और एक बात ये पहले भी मीटिंग में हुई होगी कि बच्चे का ना नाम लेके बुलाना है ना, अभी वो चल ये बता, ये बता, छोटू तो सर नाम लेते हैं, सर कोई हमारा भी नाम लेता है कि मैम आपका कोई नाम ले, तो नाम लेते हैं तो उनसे हमें लगता है कि हाँ यार कि हमसे बात बड़ा इंसान को होता है कि यार मेरा नाम लिया तो मेरे को बोलना। लास्ट में असेसमेंट ये है कि जो भी हमने बच्चे को सिखाया तो हम बीच बीच में उसको वो करें असेस, क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं कि भाई कल ये पढ़ा था, अभी ये क्वेश्चन बताओ, ये बताओ, और बीच बीच में सर उनका असेसमेंट होता रहेगा, तो बच्चा थोड़ा अच्छे से पढ़ पाएगा। यही हमारा पीयर ऑब्जर्वेशन है। और एग्जामिनेशन जैसे पास आते हैं उसके दौरान वो जल्दी छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं, तो बच्चे जो है अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं टॉपिक से और रिविजिट करते रहते हैं, टॉपिक बार बार देखते हैं जाके कि हमारा एक असेसमेंट हमें लेना होता है। और असेसमेंट हम अगर डायरेक्टली बच्चे का असेसमेंट लेते हैं तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बच्चे को एक ऐसा माहौल प्रदान करना जिसमें बच्चे को डर ना लगे। और सबसे अच्छा मेथड उसका क्विज है। क्विज में भी अब इसमें लो स्टेक क्विज के अंदर हम ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस हम सब जानते हैं, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, और इसको हम रिटर्न वे में ले सकते हैं। और एक होता है क्विक क्विज, आंसर इन बुक, यानी कि बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पे आंसर जो है वो एग्जाम्पल बुक से देखना है और उसका आंसर बताना है। एक सबसे बड़ा हमारे इंग्लिश में आता है कीवर्ड डेफिनेशन, यानी कि अगर उसका कोई कीवर्ड बच्चा समझ पा रहा है उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। बच्चे का इसके अंदर हम वोकैबुलरी टेस्ट ऑब्लिक स्पेलिंग टेस्ट भी ले सकते हैं। थर्ड आता है लेबलिंग ऑफ डायग्राम फ्रॉम मेमोरी। कुछ अब ऐसा डायग्राम भी तैयार कर सकते हैं जिससे मेमोरी में उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर डेवलप हो, या कुछ इस तरीके का बनाया जा सकता है जिससे बच्चा कुछ अपनी लेबलिंग के अनुसार। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉलिंग की फैक्ट डेट्स पीपल ऑफ फ्रॉम मेमोरी। ये है एक रिकॉलिंग की फैक्ट, जो हमने पढ़ाया क्या वो समझ पाया। रिकॉलिंग की फैक्ट डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कहीं जैसे चैप्टर में कोई हिस्ट्री वाला कोई पार्ट आ जाता है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों में यूज हो सकता है। डेट्स वाला कोई आ जाता है पार्ट, तो वहां पे बच्चे को डेट्स क्या बच्चे को याद है और उसकी मेमोरी कैसी काम कर रही है। और एक तरह के जो और अलग तरह के क्वेश्चन हम इसमें कुछ कारण वाले क्वेश्चन भी, उनसे कुछ कॉज वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सामने सब दिख रहा है, उदाहरण भी दिख रहा है, बच्चा देख के तुरंत बता देगा। और 1 मिनट के बाद बेटा अब आपको समझ में क्या है, मतलब रैंडमली किसी ने किसी लिखवाते तो नहीं है, लेकिन ये काम अमूमन हमारे लग रहा है कि सभी साथी मुझे लग रहा है साथी ये करते हैं, मतलब लिखवाते नहीं है, लेकिन वो क्लास की शुरुआत में भी किया जा सकता है, क्लास के बाद में भी किया जा सकता है। ज्यादा उपयोगी है जब क्लास के बाद में किया जाए। कोई टॉपिक आपने पढ़ाया और पढ़ाने के जज्बात आप जानना चाहते हैं कि बच्चों के दिमाग में कितना रहा है, कितना स्थायी हुआ है, क्या वो अपना एक्सेस कर पा रहे हैं, लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे उस टॉपिक के बारे में, तो उनसे पूछिए कि अभी जो क्लास में आपको पढ़ाया गया सबके पास एक पेपर होना चाहिए। पेपर पे वो अपनी सारी जो भी अभी जानकारियां उस क्लास के दौरान हुई हैं वो कितना लिख पा रहे हैं, कितना उस चीज को पेपर में उतार पा रहे हैं।
उसके बाद आप उन्हें आपस में शेयर भी करवा सकते हैं, उसी पेज को बगल वाले साथी को देखने के लिए कहा जाए, क्या चीज़ उसमें मिस हो गई, क्या चीज़ छूट गई, क्या चीज़ उसमें ऐड ऑन करनी है, जो बच्चे आपस में ही देख करके से पेयर में या आपस में शेयर करके उसे जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़, और आप भी उसे देख सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें रह गई हैं, इसे तुम्हें और भी देखना जरूरी है। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। जैसे कि हम कभी भी नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास का अगर थोड़ा सा बच्चों से पूछ लेते हैं तो हमारे पास एक ही जवाब आता है मोस्टली बच्चों का, सर याद नहीं या फिर सर मुझे पता नहीं, मैं भूल गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को हटवा मतलब थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, बच्चों के लेवल पर जाने के लिए जो सर ने बताया वो है रिपीटेबल प्रैक्टिसेस। इसकी कई सारी टेक्निक है जिसमें से एक टेक्निक मुझे डिस्कस करनी है और वो है थिंक, पेयर एंड शेयर। तो रिपीटेबल प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे बड़ी बात जो फॉरगेटनेस बच्चों के अंदर आ जाती है उसे रिड्यूस करने के लिए, और जो भी क्लास में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए बच्चों को वो लॉन्ग टर्म के लिए उनकी मेमोरी में इम्पैक्ट हो जाए, मतलब वो बैठ जाए लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए हम रिपीटेबल प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे डिस्कस कर रहे हैं वो है थिंक, पेयर एंड शेयर। बहुत सिंपल है, नाम से पता लग रहा है थिंक, पेयर एंड शेयर। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है थिंक। तो जो भी हम बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चन दे तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने जो बच्चों को पढ़ाया उसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सा टॉपिक पसंद आया, या हमने कुछ ट्रांसपोर्ट, मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ, हमने कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया तो सबसे ज़्यादा मजा आपको कौन से ट्रांसपोर्ट में बैठने में आएगा। इस तरीके से क्या बच्चे सोचेंगे कि कौन सा, तो इससे क्या होगा और भी बच्चों को याद आएंगे, सिर्फ स्पेसिफिक नहीं सारे याद आएंगे, फिर बच्चे से उसमें सेलेक्ट करेंगे हाँ ये वाला। तो इससे क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो थिंक हो गया। उसके बाद आता है पेयर। तो जो भी बच्चा जिस अपने पार्टनर के साथ बैठेगा, दूसरा काम है उस पार्टनर के साथ यानी कि अपने पेयर में उसको शेयर करना। शेयर करने से पहले हमें ये जरूर इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे ने वो थिंक कर लिया है, तो उसके लिए वो बच्चा पेपर पे भी लिख सकता है। तो थिंक, पेयर, और पेयरिंग में जो हमने बैठा रखा होगा बच्चों को, फिर वो उसके साथ शेयर करेगा। तो इस तरीके से आपस में शेयरिंग भी हो जाएगी और जो रिपीटेबल प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इनमें से किसी बच्चे को ये कह सकते हैं कि आप अपने को पढ़ा, उनको फ्रीडम मिली। आफ्टर रिसीविंग सच अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू दिस टेक्निक, मिस लक्ष्मी will try to involve students in creating how and why question next lessons onward। जब इस तरह का फीडबैक मिला तो मिसेस लक्ष्मी ने उन्होंने सोचा कि अब अगली बार से बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए हाउ एंड व्हाई वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगी। तो हाउ एंड व्हाई वाले क्वेश्चन रखें, ग्रुप में रखें, जब वो पढ़ने पर टेक्स्ट भी बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए दें तो उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेटिव क्वेश्चनिंग को लेके जो सर ने बताया और मॉडल एग्जांपल। इसके बाद हमारा आता है रिट्रीवल प्रैक्टिसेस। रिट्रीवल प्रैक्टिसेस में आता है थिंक, पेयर, शेयर। ये किसके बारे में पढ़ाता हूँ तो बच्चे सिर्फ लिखने पे ध्यान देते हैं, उनको ये नहीं पता कि कहाँ से लिंक हो रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ बेटा बताओ, मैंने उनसे पूछ लिया कि सोडियम जो है वो रिएक्टिव मेटल है, उनको सिर्फ इतना बता दिया। अब मैंने कभी उनको सोडियम दिखाया ही नहीं है, कभी रिएक्शन ही नहीं करवाई है, कुछ भी नहीं पता उनको। वो कह रहे हैं सर सोडियम ही रिएक्टिव क्यों होता है, अदर मेटल क्यों नहीं रिएक्टिव होता है। उनके मन में अलग अलग तरीके क्वेश्चन आते हैं। तो हर किसी के पीछे एक रीजन रहता है। साइंस में इलैबोरेटिव क्वेश्चनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने शायद इसलिए मुझे दिया है, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी इसमें हमारी होती है। और साथ साथ जो है क्वेश्चन ट्रिगर जो होता है हमारे अंदर, क्यूरियोसिटी। क्या क्यूरियोसिटी होती है कि हम किसी चीज को जिज्ञासा से उस चीज को ढूंढे कि क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। जैसे कि मैं रिएक्शन वाला कह रहा हूँ, वो रिमेंबर हमें होने चाहिए जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट है। ये नहीं मैंने सीधा रिएक्शन लिख दी कि मैटर रिएक्ट कैसे करते हैं वाटर के साथ और बच्चों से पूछना शुरू कर दिया। पहले मुझे खुद को भी फैक्ट पता होना चाहिए, बच्चों को मैं बताऊंगा। उसके बाद जो टर्न करूंगा उस फैक्ट को बताने के बाद मैं उस पर आऊंगा वाई वाले क्वेश्चन पे बच्चों के साथ, जो भी इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे जुड़ते हैं, हाउ वाले, वाई वाले क्वेश्चन। और उसके बाद बच्चों से अलग अलग तरीके के आंसर्स मैं लूंगा। अभी जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज करी इलैबोरेटिव क्वेश्चनिंग की, तो ये बच्चों के बीच में किस तरीके से मतलब क्या ये इससे बच्चों को सीखने को मिलेगा या क्या बच्चा करेगा। तो सबसे पहले जो इलैबोरेटिव क्वेश्चनिंग की जैसे मैं बात कर रही थी, सबने बताया सोनार वाला, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, या 9th क्लास में मोशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें 3 रिएक्शंस होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन अगर मैं एक सिंपली कहूँ कि ये बेटा ये डेली लाइफ में हम इनको कहाँ यूज करते हैं, या मैंने ऐसे बोला कि हम एक पुल पे जा रहे हैं, एक ब्रिज पे जा रहे हैं हम, और सिंपली मेरे पास कुछ भी नहीं है बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है नापने के लिए, और मुझे उस ब्रिज से नीचे का जो पानी फ्लोट कर रहा है वहां की हाइट को लेना है। तो बच्चा बोलेगा कैसे सर? तो जो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली रिएक्शन होती है उससे हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं।
वो कैसे निकालेंगे? सिंपली हम एक स्टोन लेना है, स्पेसेस होते हैं डाइस के, तो इस एक पे एक्सप्लेन लिखा हुआ, एक पे डिफरेंट है, एक पे वाई है, एक पे सिमिलर है और एक पे हाउ है और लिंक भी है। तो ये क्या है कि डाइस बच्चों के दो के पेयर बना के, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपने, सिंपली मैंने कोई क्वेश्चन पूछा बच्चे से कि जो मैंने क्वेश्चन रखा बच्चों के सामने कि मेटल जो है रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो इस पे हम ये इलैबोरेटिव क्वेश्चनिंग किस तरीके से करेंगे। तो डाइस हमने ले रखी है, बच्चों के ग्रुप बना दिए हैं, तो डिफरेंट के बेस पे अगर हम पूछें तो अलग अलग मेटल जो है वो सभी मेटल वाटर के साथ सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं या अलग अलग तरीके से, तो डिफरेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अगर हाउ वाला पूछे हम तो हम ये पूछ सकते हैं कि मेटल किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब कि जब रिएक्शन होती है तो सिंपली मेटल सेम तरीके की गैसेस दे रहे हैं या कुछ भी नहीं दे रहे, या कलर कोई चेंजेस होता है या कुछ टाइम बाद जाके होता है, तो हाउ कैसे मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। सिमिलरिटी क्या होती है उसको हम डिफरेंट मेटल्स के साथ हमने बता दिया बच्चों को कि ये वाटर के साथ ये ऐसे रिएक्ट करता है, ये वाला मेटल इस तरीके करता है, तो दो मेटल जो है उनके अंदर किसके अंदर सिमिलरिटी है जो वाटर के साथ सेम तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक्सप्लेन करे बच्चा, जो भी है फेसिस पे हमने लिखा हुआ है, जो भी हम बच्चे के सामने ये रोल करके देखते हैं, जो फेसिस के पास आ जाता है तो उसमें बच्चे को आमने सामने हम खड़ा करके हम ये पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको इलैबोरेट करेंगे या रिएक्शन होगी या कोई भी टॉपिक ले लिया हमने। अब इलैबोरेटिव क्वेश्चनिंग में जो स्टेप्स है हमारे 3 मेन स्टेप्स हैं, लेकिन अगर इलैबोरेट करें तो उसका प्रैक्टिकल यूज बच्चे विजुअलाइज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल चेयर अगर बोले बच्चों से, जब तक उसके दिमाग में चेयर की इमेज नहीं बन पाएगी, चीज से नहीं पाएगा। अगर 9th क्लास को अगर मीनिंग छोड़ दे, जैसे मैं अपना बताता हूँ बोर्डिंग का, जब मैं 11th में आया था तो केजी बोलते थे, तो केजी में दिमाग में आता है कि 1 किलो चीनी मेरे हाथ में है, लेकिन जब मीटर बताया कि 1 मीटर, तो मैं इमेजिन नहीं कर पाता कितना फोर्स है। तो मेरे टीचर से मैंने डिस्कस करते हुए बोला कि जस्ट इमेजिन जितना वजन एक एप्पल में